ओके, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। से हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? यही चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में ये 6 चैप्टर है यूपीएससी का। में हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ठीक है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में जो सेंटर और स्टेट होता है उनके बीच में सर्टेन रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और वो जो रिलेशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, उस रिलेशनशिप को जो है 4 कैटेगरी में देखा जा सकता है। एक तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप, राइट। एक मैंने आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, और मैंने आपको बताया था लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, और लास्ट मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। मैंने आपको यह भी बताया था कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पॉलिटिकल रिलेशन होता है, टू अ लार्ज एक्सटेंट यही रिलेशन डिसाइड करता है कि उस जगह पे सेंटर और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन कैसा होने वाला है, उसका शेप कैसा होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस होंगे, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? पॉलिटिकल रिलेशन। तो पॉलिटिकल रिलेशन की हम बात करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, तो हम लोग ये बात करते हैं कि सेंटर और स्टेट एक दूसरे से एसोसिएट किस तरह से हुआ है। मींस सेंटर जो है वो और जो स्टेट है उनका जो एसोसिएशन है वो किस तरह का है। क्या इस एसोसिएशन में सेंटर और स्टेट के पावर बराबर है, या इस एसोसिएशन में सेंटर ज्यादा पावरफुल है, स्टेट कम पावरफुल है, या इस स्टेट में इस एसोसिएशन में स्टेट ज्यादा पावरफुल है और सेंटर वीक है। तो इसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि ये जो एसोसिएशन होता है वो एसोसिएशन 3 तरह का हो सकता है। कॉन्फेडरल एसोसिएशन हो सकता है, फेडरल एसोसिएशन हो सकता है, और यूनिटरी एसोसिएशन हो सकता है। इसमें मैंने आपको ये भी बात बताया था कि जो कॉन्फेडरल एसोसिएशन होता है उसमें स्टेट जो होता है वो कॉम्पेरेटिवली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होता है, जबकि जो फेडरल होता है उसके अंदर स्टेट और सेंटर जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है अथॉरिटी के टर्म्स में, पॉलिटिकल अथॉरिटी के टर्म्स में ऑलमोस्ट इक्वल पोजीशन पे होते हैं। और जो यूनिटरी गवर्नमेंट होता है उसमें जो सेंटर होता है वो कॉम्पेरेटिवली या रिलेटिवली ज़्यादा पावरफुल होता है। तो दीज वर द बेसिक थिंग्स वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, राइट। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे पिछले लेक्चर में जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पे मैंने आप लोगों को जो है ये सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया था। हम लोग जो है पिछले लेक्चर में जब बात कर रहे थे तो मैंने इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको ब्रीफ में बता दिया था, और कॉन्फेडरल के बारे में हम लोगों ने डिटेल में काम कर लिया था। डिटेल में काम करके और कॉन्फेडरल को हम लोग समझ भी गए थे पूरी तरह से, ठीक है। अगर कॉन्फेडरल को एक शब्द में बताना हो कि कॉन्फेडरेशन जो होता है या जो कॉन्फेडरल एसोसिएशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो एक शब्द में उसके बारे में क्या बोलेंगे राजेंद्र? ठीक है, अच्छी कोशिश है। हाँ, एक शब्द में क्या बोलेंगे खलील? वेरी गुड। कि जो कॉन्फेडरेशन होता है, जो कॉन्फेडरल एसोसिएशन होता है, दैट इज बेसिकली द डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, राइट? या बोल सकते हैं, है ना, बिकॉज द स्टेट्स हैव राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन, है ना। तो ये चीज है। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, आपको मैंने उस दिन जब समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्फेडरल गवर्नमेंट होता है उसका मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल में मैंने इसके दिया था आपको यूएसए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्विट्जरलैंड के बारे में भी, स्विस कॉन्फेडरेशन। बेसिकली जो है यूएसए और जो स्विस कॉन्फेड जो जो कंट्रीज हैं
ठीक है। ये भी एक टाइम पे कॉन्फेडरेशन हुआ करती थी, बट बाद में क्या हुआ कि ये कॉन्फेडरेशन से कन्वर्ट होके जो है फेडरल कंट्री या फेडरल गवर्नमेंट के फॉर्म में स्टैब्लिश्ड हुई। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से कॉन्फेडरेशन जो है फेडरल से, मतलब फेडरल जो है वो कॉन्फेडरल से अलग है। तो देखिए, कॉन्फेडरेशन में मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें जो स्टेट होते हैं, द स्टेट हैव राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन और द सेंटर, बट इन फेडरल गवर्नमेंट द स्टेट हैव नो अथॉरिटी टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन और सेंटर। तो जो कॉन्फेडरल गवर्नमेंट होता है वहां पर जो राज्य होता है उनके पास संघ से अलग होने की स्वतंत्रता होती है, बट जो फेडरल गवर्नमेंट होता है वहां पर अगर राज्य चाहे भी तो यूनियन या संघ से अलग नहीं हो सकता। मींस इन फेडरल गवर्नमेंट द स्टेट बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन बन जाता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसकी आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट होती है, उसके पास इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर वो काम करता है, पर अगर वो चाहे यूनियन से अलग होना तो वो यूनियन से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? कॉन्फेडरल वाला लेक्चर किया था आपने, वहां पे समझ में आया था ना? तो ये एक मेजर डिफरेंस है कॉन्फेडरल और फेडरल में। एक मेजर डिफरेंस है कि कॉन्फेडरल में जो है, कॉन्फेडरल जो मॉडल है या एसोसिएशन है उसमें स्टेट जो है वो डिटैच हो सकता है, सिसीड हो सकता है यूनियन से, बट फेडरल में जो है नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं कि यूएसए में इस मतलब चीज को, मतलब फेडरेशन वाले इस कंसेप्ट को लाने के लिए कि स्टेट जो है इनसे अलग नहीं हो सकती, देयर वाज अ ह्यूज लेवल ऑफ द सिविल वॉर, राइट? ठीक है, वहां पे जो है एक जो है बहुत बड़े लेवल पे, मास लेवल पे सिविल वॉर हुआ था, या आप बोल सकते हैं सिविल प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद जो है ये चीजें पॉसिबल हुई थी, राइट? चलिए उस पर हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, अब फेडरल के बारे में हम लोग बात करते हैं। फेडरल के बारे में यहाँ पे आप लिखिए कि देखिए फेडरल भी एक एग्रीमेंट ही हुआ, ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे इसको लिखिए कि इट इज ऑल्सो एन एग्रीमेंट, it is also an agreement, it is also an agreement, but it is not as flexible, it is not as flexible as the confederation is, as the confederation is। तो क्या कहता है कि फेडरेशन इज ऑल्सो एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, बट इट इज नॉट एज फ्लेक्सिबल एज द कॉन्फेडरेशन इज। हिंदी में लिख लेंगे कि संघीय सरकार या संघात्मक सरकार भी एक समझौते के तहत या एक समझौते के अंतर्गत निर्मित की जाती है, परंतु इसमें राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे नो स्टेट कैन secede from the union, no state can secede from the union। अब सवाल देखिए इसमें कि सवाल ये उठता है कि ठीक है, कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन में जो है चीजें मिलती जुलती हैं, फेडरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? फेडरेशन की जरूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ पे जो होता है ना, ये जो एसोसिएशन है या ये जो यूनियन है ये बहुत ही अनस्टेबल रहता है। बार बार जो स्टेट होते हैं वो अलग होने की बात करते हैं, बार बार अलग होने के कारण जो है कोई भी स्ट्रांग डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, राइट? तो इसके कारण जो है इस मूव को लिया गया
कि भाई कुछ ऐसा किया जाए, कोई ऐसा जो है सर्टेन स्टेप उठाया जाए जिससे ये जो अनस्टेबिलिटी है वो जो है क्या हो जाए, खत्म हो जाए और प्रॉपर स्टेबिलिटी मिले। ओके, अब देखिए क्या होता है। फेडरल गवर्नमेंट जो होता है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप ये समझ लीजिए कि जो दोनों कंपोनेंट होते हैं, जो सेंटर होता है और जो स्टेट होता है, ठीक है, इन सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो है जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स मतलब जिनके ऊपर जो है ये कानून बना सकते हैं, जिनके ऊपर ये लॉ बना सकते हैं, वो सब्जेक्ट जो है सेंटर और स्टेट के लिए अलग अलग होता है। एक जो लिस्ट होता है उसको हम बोलते हैं फेडरल लिस्ट, और जो दूसरा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट लिस्ट। क्या बोलते हैं, स्टेट लिस्ट बोलते हैं। तो एक जो होती है वो संघ सूची होती है और दूसरी जो होती है राज्य सूची होती है। तो उस पर्टिकुलर यूनियन या उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर कानून बनाया जा सकता है, उसको इस फेडरल गवर्नमेंट में भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। वन इज दी फेडरल लिस्ट, जहां पे सिर्फ सेंटर कानून बना सकता है या सेंटर की अथॉरिटी है, और दूसरा स्टेट लिस्ट, जहां पे जो प्रोविंस या स्टेट होते हैं वो एक्ट बना सकते हैं या कानून बना सकते हैं या उनका अधिकार होता है। अब होता क्या है कि जो स्टेट का लिस्ट होता है और जो फेडरल लिस्ट होता है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर सकते। ना तो सेंटर जो है स्टेट के लिस्ट में जो है एंटर कर सकता है, और ना तो स्टेट जो है इनके सब्जेक्ट्स या लिस्ट में एंटर कर सकता है। यहां पे जो डिवीजन ऑफ पावर होता है वो बहुत ही क्लियर होता है। देयर इज द क्लियर डिवीजन ऑफ पावर। क्या होता है, क्लियर डिवीजन ऑफ पावर होता है। स्टेट हैज नो अथॉरिटी टू एंटर इनटू द मैटर्स ऑफ यूनियन, एंड यूनियन हैज नो अथॉरिटी टू एंटर इनटू द मैटर ऑफ स्टेट। यानी जो आप सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं तो सेल्फ गवर्नेंस यहां पे क्लियरली दिखता है। स्टेट जो होती है यहां पे सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है। स्टेट के ऊपर जो है सेंटर का कोई कंट्रोल नहीं होता है, सिर्फ उन मैटर पे कंट्रोल होता है जहां पे जो है सेंट्रल लेवल का इश्यू हो या सेंट्रल लेवल का इंपॉर्टेंस हो, सिर्फ वहीं पे वो इंटरफेयर करता है। अदरवाइज जो है मतलब प्लेंटी ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, प्लेंटी ऑफ लीगल इश्यूज, उन सब के ऊपर स्टेट का जो होता है खुद की अथॉरिटी हो, राइट। तो स्टेट जो होता है अपने मैटर में इंडिपेंडेंट होता है, और जो फेडरेशन होता है या जो सेंटर होता है वो अपने मैटर में इंडिपेंडेंट होता है। और दोनों एक, इवन जुडिशरी अलग अलग है, आपको पता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है फेडरेशन में, पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है बट इंटीग्रेटेड या यूनिफाइड नहीं होता है। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसका अपना ही जो है जुडिशरी है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका अपना जुडिशरी। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये चीज। अब देखिए, हाँ नहीं भाई, देखिए सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। जैसे सेंटर में और स्टेट में जो जुडिशरी होता है, उसमें जो स्टेट की जुडिशरी होती है वो स्टेट के जुडिशरी के लिए सब्जेक्ट डिफाइन है और सेंटर के लिए अलग सब्जेक्ट डिसाइड है। अब स्टेट अगर उस सब्जेक्ट पे कोई डिसीजन ले लेगा तो आप उसको जाके फेडरल कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, पूरी की पूरी जो है इंडिपेंडेंट है उसके ऊपर लेने के लिए। फेडरल जो कोर्ट है वो उस मैटर को लेगा ही नहीं, बोलेगा दिस मैटर इज नॉट रिलेटेड टू दी फेडरल गवर्नमेंट, मैं नहीं लूंगा, आप जाइए वहीं जाइए, और वही फाइनल वर्डिक्ट होता है। हाँ, फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर रहा हो तब तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब चूंकि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो दैट इज द मैटर ऑफ यूनियन और द मैटर ऑफ द नेशन, तो वो मैटर वहां जा सकता है, अदरवाइज आप चैलेंज नहीं कर सकते। जो उनके जुरिस्डिक्शन में है, जो स्टेट के जुरिस्डिक्शन में है, उस पर अगर वो डिसीजन ले रही है तो उसको आप जो ले जाके
यूनियन या सेंट्रल लेवल पे चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। लोअर कोर्ट कोई भी डिसीजन ले ले, हाई कोर्ट कोई भी डिसीजन ले ले, किसी भी तरह का डिसीजन, उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो कोर्ट होता है वो इंटीग्रेटेड और यूनिफाइड होता है, वहां पे इंटीग्रेटेड और यूनिफाइड नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड भी है, यूनिफाइड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब यह है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट की बात की जाए तो देखिए, फेडरल गवर्नमेंट में भी एक सेंटर होगा, यही कंसेप्ट होगा कि ये एक सेंटर है, और जो है मैंने क्या बताया कि कुछ सर्टेन स्टेट्स जो होते हैं उन स्टेट से जो है एग्रीमेंट के साथ जो है ये तैयार होता है। ठीक। लेकिन आप एक चीज जो मैंने आपको बताया कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर होता है वो क्या होता है? क्लियर डिवीजन ऑफ पावर होता है। सेंटर जो होता है वो स्टेट में इंटरफेयर नहीं करता और स्टेट जो होता है वो सेंटर में इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक। यानी कि अपने अपने सब्जेक्ट्स पे या अपने अपने जो है जुरिस्डिक्शन में दोनों इक्वल पावर कैरी करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? स्टेट के मामले में जो है स्टेट जो है अपना एक्सक्लूसिव पावर कैरी करता है, और सेंटर के मामले में जो यूनियन या सेंटर होता है वो एक्सक्लूसिव जो है पावर कैरी करता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ पावर है दोनों का वो बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में होता है। स्टेट भी पावरफुल है और सेंटर भी पावरफुल है, एंड बोथ आर इक्वली पावरफुल विद इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन ओवर देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। राइट, कह सकते हैं ना आप ये बात? तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि फ्लो ऑफ अथॉरिटी is bidirectional, right? Means the direction of the flow of authority is bidirectional। हिंदी में लिख सकते हैं कि जो सत्ता के दिशा, जो प्रवाह की दिशा है, जो सत्ता के प्रवाह की दिशा है वो दोनों तरफ होता है। मतलब सेंटर से स्टेट पे भी होता है और स्टेट से सेंटर में भी होता है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सेंटर और स्टेट में सेंटर बहुत पावरफुल है और स्टेट पावरफुल नहीं है। वो अपने सब्जेक्ट पे उतना ही पावरफुल है जितना आप अपने सब्जेक्ट पे हैं। बात समझ रहे हो ना? राइट। तो हम ये कह सकते हैं, एक कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि जो सेंटर है और जो स्टेट है, ठीक है, सेंटर और स्टेट जो है दोनों इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पावर बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पावर द सेंटर एंड स्टेट बोथ आर ऑलमोस्ट, बोथ हैव ऑलमोस्ट इक्वल पावर। राइट। नाउ सी, अब एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है या जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसके अंदर जो फेडरेशन या जो सेंटर होती है, इसके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती है जिसके थ्रू वो स्टेट का नाम या बाउंड्री, मींस नेम और बाउंड्री, किसी भी चीज को ऑल्टर कर पाए, किसी भी चीज को जो है चेंज कर पाए, इस तरह की जो है कोई पावर जो होती है फेडरेशन या सेंटर को नहीं होती। यानी कि इन केस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट द सेंटर हैज नो अथॉरिटी टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय द स्टेट और टू ऑल्टर द नेम और बाउंड्री ऑफ द स्टेट। तो ना तो उसके नाम को चेंज कर सकता है, ना उसके बाउंड्री को चेंज कर सकता है, और ना किसी स्टेट को क्रिएट कर सकता है, और ना ही किसी स्टेट को डिस्ट्रॉय या डिसॉल्व कर सकता है। ओके। तो सेंटर की ये जो अथॉरिटी होती है वो स्टेट के ऊपर नहीं होती है। राइट। तो हम ये कह सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, दिस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नथिंग बट एन indestructible union of indestructible states। करेक्ट, indestructible states। नाउ क्योंकि
स्टेट अगर चाहे तो यूनियन से अलग नहीं हो सकती है, यानी वो यूनियन को तोड़ नहीं सकती। ठीक, इसका मतलब यूनियन क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, अविनाशी है। इसी तरह से अगर यूनियन चाहे तो स्टेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, स्टेट को क्रिएट नहीं कर सकती, स्टेट का बाउंड्री नहीं चेंज कर सकती, नाम नहीं चेंज कर सकती, यानी स्टेट भी अपने आप में क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। तो यह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या है, इट इज द इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। नाइदर द स्टेट्स नॉर द यूनियन कैन बी डिस्ट्रॉयड, none of them can be destroyed. Are you getting this? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो यहां पे ना तो राज्य की आइडेंटिटी खत्म की जा सकती है और ना तो स्टेट की। बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वली पावरफुल ना, दोनों एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एक मजबूत होता, जैसे कॉन्फेडरेशन था, तो यूनियन रहेगा कि नहीं रहेगा, किस पे डिपेंड करता है, राज्य पे डिपेंड करता है। लेकिन यहां पे ऐसा, हाँ भाई, किसी को यहां तक कोई डाउट फेडरेशन में क्लियर हो रहा है, चीजें समझ आ रही हैं? ये कंसेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो आप बहुत इजीली एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन को समझ पाएंगे। क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर स्टेट और सेंटर का किस तरह का रिलेशन है, जो कंटेम्प्रोरी टाइम में आप देख रहे हैं, ये बेसिकली उसी का आउटकम है कि उनका एसोसिएशन किस तरह से हुआ, किस मॉडल के साथ उनका एसोसिएशन हुआ। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये चीज समझना बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक लेवल की चीज है। ज्यादातर जो है फैकल्टी भी बच्चों को नहीं बताते हैं, बच्चे तो माशाअल्लाह ही है, नहीं तो क्या मतलब है। चलिए, अब जो है इसका एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग। इसके एग्जांपल में यूएसए आ जाएगा, ठीक है, स्विट्जरलैंड आ जाएगा, ये सारे कंट्रीज आ जाएंगे। नाउ टेल मी वन थिंग, एज आई टोल्ड यू इन कॉन्फेडरल गवर्नमेंट ऑल्सो, कि जो प्रैक्टिकल बात करते हैं, एप्लीकेशन की बात करते हैं, कि जो कॉन्फेडरल गवर्नमेंट है वो किस तरह के सोसाइटी के लिए ज्यादा सुटेबल है, ये बात हम लोगों ने की थी लास्ट लेक्चर में। इसी तरह से आप मुझे बताइए कि जो फेडरल गवर्नमेंट है ये किस तरह के सोसाइटी को ज्यादा सूट करेगा। हाँ भाई राजेंद्र, किस तरह का जो सोसाइटी होगा उस सोसाइटी के लिए ज्यादा फिट होगा, ज्यादा सूट करेगा? क्या गेस थोड़ा करना है, समझ के बताना है। पिछली बार बताया था कॉन्फेडरल में, उसमें गेस किया था क्या? पिछली बार कॉन्फेडरल में क्या बताया था मैंने, किस तरह के सोसाइटी के लिए कॉन्फेडरल ज्यादा सुटेबल होगा? और दूसरा, एक मिनट जिससे पूछो वही बताइए। हाँ, ज्योग्राफिकल एरिया क्या, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा मोटा, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया कीजिए आप लोग। नहीं पहुंच पाते मतलब स्कीम में कोई चीज लागू करनी है तो वो नहीं पड़ती, इसके ऊपर आप लोग वो क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो मैं पूछता हूं। मैंने पूछा कि किस तरह के सोसाइटी के लिए ये ज्यादा सूट करेगी, तो डाइवर्स सोसाइटी के लिए करेगी। और लैंड के टर्म में अगर बात किया जाए तो वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया जहां पे होता है, छोटा बड़ा, पढ़ा करो घर पे जाके तुम लोग। तो फेडरल में भी यही चीज है। फेडरल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, तो फेडरल और कॉन्फेडरल में क्या अंतर है? एक ही तो अंतर है कि कॉन्फेडरल में स्टेट जो है वो सिसीड कर सकती है, फेडरल में नहीं करेगी। तो फेडरल जो गवर्नमेंट है या फेडरल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है, वहां पे भी सेम कंडीशन होगा या सेम चीजें होंगी जो कॉन्फेडरल में था। यहाँ पे ये भी किस तरह के मतलब जगह के लिए ज्यादा सूट करेगा, जहां पे ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा हो और साथ में जो है डाइवर्स सोसाइटी हो, जो अलग अलग वैल्यू कैरी करती हो, हेटेरोजीनियस वैल्यू कैरी करती हो, इस तरह के सोसाइटी के लिए ज्यादा सूट करेगा। ठीक, बेनिफिट क्या हो जाएगा इसमें और इसमें, जो है क्या मेन अंतर हो जाएगा? अंतर ये हो जाएगा कि इसमें जो है जो लोकल ट्रेडिशन है वो तो मेंटेन हो जाते हैं क्योंकि स्टेट को पूरा ऑटोनॉमी मिलता है, लेकिन जो नेशनल इंटीग्रिटी है वो नेशनल इंटीग्रेशन है
वो चैलेंज होता रहता है। बात सीधा सा है, क्योंकि ये बार बार जो है चाहे तो स्टेट निकल सकता है, यहां पे आपका जो लोकल अथॉरिटी या जो लोकल ट्रेडिशन है वो लोकल ट्रेडिशन भी मेंटेन होता है, और जो नेशनल इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो नेशनल इंटीग्रेशन भी मेंटेन रहता है, क्योंकि ये चाहे भी तो अलग नहीं हो सकता है। ये फायदा है। हाँ तो तुम कर लो इसमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाओ जाओ, दिक्कत। तो इस दोनों में ये अंतर होता है कि यहाँ पे लोकल जो अफेयर है, जो लोकल ट्रेडिशन है, वो तो मेंटेन हो जाता है, बट नेशनल इंटीग्रेशन जो है चैलेंज होता रहता है, क्योंकि यूनियन कभी भी टूट सकता है, इतना कमजोर होता है, इतना जो है इतना लूज इनका फिटिंग होता है कि वो कभी भी टूट सकता है, बट यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे ये भी मेंटेन होता है और नेशनल इंटीग्रेशन भी मेंटेन होता रहता है। बात समझ में आ रहा है? हो रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? वर्तिका जा रहा है ऊपर से? जा रहा है, तब ठीक है। जा रहा होगा तो बता देना। ओके चलिए। ठीक है। सो फेडरल गवर्नमेंट जो था, या जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे इतना इंफॉर्मेशन जो है वो काफी है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट की। तो देखिए, नहीं करंट अफेयर नहीं चल रहा है भाई, उनका मॉक चल रहा है। 2 दिन बाद पेपर है ना, तो वो सेम वही इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, और भी 2 लोग होंगे, सेम वही इन्वायरमेंट दिया जा रहा है जिस इन्वायरमेंट में उनको जाके पेपर देना है ना। क्योंकि सबने मुझसे क्लेम किया है सर 120 और 118 तक जा रहा है प्रीलिम्स में, जरा हम भी वेरीफाई कर लें। हम बिना चेक के नहीं मानते ना, इतना सरल नहीं हूं मैं जितना आप समझते हैं। कर ही रहा हूँ। तो मुझे भी तो वो एंश्योरिटी चाहिए ना कि आप जो क्लेम कर रहे हैं उसमें, तो उसमें बहुत सिंपल फंडा है। क्या फंडा है कि आप जो है उसी इन्वायरमेंट में 4 टेस्ट ले लीजिए, एवरेज बता देगा आपको कि क्या है, तो बस वो 4 टेस्ट दे दीजिए, एवरेज खत्म, कल हुआ। नहीं, वो तो फिर डिपेंड करेगा ना कि आपने कितना सही क्लेम किया है। कोई भी हो, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर मुझसे क्लेम कर रही हैं कि आप जो है आउट ऑफ 200 अगर आपके मतलब 90 मतलब मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरे पास सिंपल फंडा है कि मैं आपको 3 पेपर करा दूंगा यहाँ पे बैठा के, मुझे पता चल जाएगा आप आ रहा है कि नहीं, है ना। मुझसे कोई कहता है कि सर लिखने में बड़ी परेशानी होती है, क्या लिख दूं, तो या मैं जो लिख रहा हूँ सर मेंस में उसमें नंबर नहीं आ रहे हैं। कई बार मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो बोलते हैं सर कि मेंस में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करें, मतलब कहाँ कमी है सर लिखने में, कुछ बताइए। तो मैं सिंपल बात करता हूँ, 4 साल का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको ईमानदारी से लिख के मेरे पास लाके चेक करा दीजिए, मैं सारी कमियां बता दूंगा। दैट इज द बेस्ट वे। ओके, कि मैं तुमको बैठा के बताऊं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन, अरे मुझे क्या पता है कि तुम्हें क्या आता है। अगर आप मेरे पास फ्रेश एंट्री मार रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो 2-3 मेंस दे लिए रहते हैं और बोलते हैं कि सर मेंस में नंबर नहीं आ रहा है, क्या करें सर कि नंबर आ जाए। कुछ मत करो, 3 साल 4 साल का पेपर लिखिए और लाके मुझे दिखा दीजिए, मैं बता दूंगा और क्या करना है। मुझे पता चलेगा ना कि आपका एग्जिस्टिंग लेवल क्या है और कहाँ कहाँ आपकी कमियां हैं, बस उसी पे काम होगा, हम खत्म, है ना। बट आई होप कि इस बार जो है हमारे यहाँ से मिनिमम टू मिनिमम 3 से 4 रिजल्ट यूपीएससी में आएंगे, और आई गेस कि टॉप 50 में आएंगे। ठीक है, ये मेरा मतलब जो है अभी तक का जो असेसमेंट है वो है कि प्रॉपर यूपीएससी में जो है टॉप 50 के अंदर मेरे 2 या 3 रिजल्ट आ सकते हैं, और अगर कोविड नहीं आया होता तो शायद 1-2 और बढ़ जाता। तो यूपीएससी के टॉप 50 में 3 रिजल्ट एक इंस्टीट्यूट से मायने रखता है, फर्जी पोस्टर ना लगवाना हो तो, टू बी ऑनेस्ट, है ना। इतने कम बच्चों के साथ जो है वो एक मायने रखता है। अब ठीक है, अगर मैं 5000 बच्चा पढ़ा रहा होता तो ऑब्वियसली मेरे 20 रिजल्ट आते, है ना, विद सच लिमिटेड स्टूडेंट्स, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 50 में से मेरे 3 आ सकते हैं, गुड है ना, फेयर है ना। हाँ बिल्कुल है। और यूपीएससी है, कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है क्या? सुबह जो है बिना ब्रश किए मुंह उठाए चल दिए और लिखा है, हो गया, है ना। ऐसा तमाचा मारेगा ना, 6 महीना तक सिर्फ ब्रश ही करते फिरोगे। चलिए, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द यूनिटरी गवर्नमेंट। नाउ द यूनिटरी गवर्नमेंट जो होता है उसमें सबसे पहली बात तो है, 2-3 चीजें जान लीजिए
कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट होता है उसमें जो स्टेट होता है उस स्टेट की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, बल्कि स्टेट जो होता है वो यूनियन का ही एक पार्ट होता है। आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में जो है पूरा का पूरा मॉडल ही यूनियन होता है, ठीक है, या एक पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है उसमें एक ही चीज होता है और वो होता है यूनियन गवर्नमेंट। वो यूनियन गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए छोटे छोटे जो है स्टेट का फॉर्मेशन कर देती है। ऑब्वियस सी बात है कि वो उन स्टेट्स को या अपने उन ऑर्गन्स को उतना ही पावर देगी जितना उसको ठीक लगेगा। तो स्टेट का पावर कितना होगा, स्टेट कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे काम करेगा, या स्टेट को कितना जो है फ्रीडम मिलेगा, दिस विल ऑल डिपेंड ऑन दी यूनियन, क्योंकि यूनियन ने उसको क्रिएट किया है अपने कन्वीनियंस के लिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो कुल मिला जुला के ये कह सकते हैं आप कि दी स्टेट in the union or the unitary form of government, the state is nothing but the inherent part of the union। ठीक है, क्या होता है, उसका अभिन्न अंग होता है, इनहेरेंट एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन। तो इसमें कह सकते हैं आप कि यूनियन गवर्नमेंट में कि स्टेट इज द इनहेरेंट और इंटीग्रल part of the center और हिंदी वाला कहाँ गया? लिख सकते हैं कि जो राज्य होता है वह केंद्र या संघ का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, एक अभिन्न या अभाज्य अंग होता है। बात समझ रहे हैं आप? एक ऐसा अंग होता है, एक इनहेरेंट और इंटीग्रल पार्ट होता है, एक जो है अभिन्न या अभाज्य अंग होता है जिसको जो है बाहर नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि इसके अंदर जो भी पॉलिटिकल, ठीक है, तो लिखिएगा मतलब इंटायर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल और फाइनेंशियल पावर इज वेस्टेड इनटू द यूनियन। तो जो भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल या फाइनेंशियल पावर होता है दैट इज वेस्टेड इनटू द यूनियन, and the union has all authority to create or destroy a state or to alter the boundary or name of the state। तो यूनियन के पास चूंकि सब पावर होता है, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, फाइनेंशियल और एनी अदर पावर, तो सारा पावर उसी के पास होता है। तो वो जब चाहे स्टेट को क्रिएट कर सकता है, जब चाहे स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जब चाहे उसके बाउंड्री को चेंज कर सकता है, उसके नाम को चेंज कर सकता है। मींस जो स्टेट है उसका होना या नहीं होना, उसका एग्जिस्ट करना या नहीं करना, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दी। ठीक, बिल्कुल फेडरल से उल्टा है ये। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल उल्टा है उससे, कि वहां पे जो है स्टेट के पास बहुत सारा फ्रीडम होता है, बहुत सारा जो है क्या होता है, ऑटोनोमस जो है पावर होता है, लेकिन यहां पे जो है इसी तरह का नहीं होता। तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं, इसके नीचे जो एरो बनाया है मैंने वहां पे लिख सकते हैं कि द इंटायर पॉलिटिकल कॉमा लेजिस्लेटिव कॉमा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल authority is vested into the center, and center can create or destroy a state, full stop,
the center can also alter the boundary or name of the state, right? तो उसको क्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसका नाम चेंज कर सकता है, उसकी पूरी आइडेंटिटी या पूरी जो एग्जिस्टेंस होती है स्टेट की वो सेंटर के ऊपर। ठीक है, यानी एक चीज क्लियर है कि अगर सेंटर चाहे भी, अगर स्टेट अगर चाहे भी, तो स्टेट जो है वो सेंटर से अलग नहीं हो सकता। अलग क्या हो सकता, उससे अलग है ही नहीं। ठीक है, तो आप यहां पे क्लेरिफाई करने के लिए लिख सकते हैं कि नो स्टेट कैन secede फ्रॉम सेंटर। हिंदी वाले लिखेंगे कि एकात्मक सरकार में सभी प्रकार की राजनीतिक कॉमा प्रशासनिक कॉमा वैधानिक एवं वित्तीय शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। वित्तीय शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं और केंद्र यदि चाहे तो राज्य का निर्माण भी कर सकता है या उसे नष्ट भी कर सकता है। और केंद्र यदि चाहे तो राज्य का निर्माण भी कर सकता है और राज्य का विनाश भी कर सकता है। ठीक है, फुल स्टॉप। केंद्र राज्य का नाम एवं इसकी सीमा भी परिवर्तित कर सकता है। केंद्र राज्य का नाम एवं इसकी सीमा भी परिवर्तित कर सकता है। फिर नीचे लिखेंगे उसके, नो स्टेट कैन secede फ्रॉम द सेंटर। कोई भी राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता। कोई भी राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता। नाउ वी कैन कंक्लूड वन थिंग, दैट हियर देयर इज अ सेंटर एंड देयर आर दी सेवरल स्टेट्स। ठीक है, मान लीजिए कि ये सेंटर है, केंद्र है, और ये क्या है, स्टेट्स हैं। अब यहां पे जो फ्लो ऑफ पावर होगा वो सीधे कॉन्फेडरल से क्या होगा, अलग होगा। यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पावर होगा वो सेंटर से स्टेट की तरफ होगा। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पावर इज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। हिंदी में क्या लिखेंगे कि राजनीतिक सत्ता के प्रवाह की दिशा केंद्र से राज्य की ओर होगी। यानी कि ये केंद्र पर डिपेंड करेगा कि वो राज्य को कितनी शक्ति दे रहा है ना। नॉर्मली जो है देता नहीं है, बहुत थोड़े से पावर होते हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी या जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे जो होती हैं चीजें, उसमें थोड़ा बहुत जो है स्वतंत्रता मिली होती है। अदरवाइज जो है पूरा का पूरा डिसीजन सेंटर ही लेता है। अब यहां पे मैंने एक बात आपको बताया कि स्टेट अगर चाहे भी तो सेंटर का जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर अगर सेंटर चाहे तो स्टेट को क्रिएट भी कर सकती है, डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, नाम भी चेंज कर सकती है और बाउंड्री भी चेंज कर सकती है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट दिस यूनिटरी गवर्नमेंट इज नथिंग बट a destructible sorry, the unitary government is an indestructible union of destructible states, राइट। तो यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या है? द यूनिटरी गवर्नमेंट इज द इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल
स्टेट्स। तो यहाँ पे स्टेट जो है वो विनाशी है, पर संघ जो होता है वो अविनाशी होता है, अभाज्य होता है, उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। किसी को इसे यहाँ पे यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। तो ये बात हम बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो सेंटर इज मोर पावरफुल देन दी, यहाँ पे ये चीज आएगा ना भाई, ये जो स्टेट है और ये जो सेंटर है, अगर पॉलिटिकल पावर की बात करेंगे तो सेंटर इज मोर पावरफुल देन दी स्टेट। लिख सकते हैं ना इस चीज को बस। अब बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। तो जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है और जो कॉन्फेडरल गवर्नमेंट होता है, दीज आर दी पोल अपार्ट, है ना, दोनों एकदम नदी के दो किनारे हैं, आप एक तरह से बोल सकते हैं, दी टू साइड्स ऑफ अ रिवर। अभी इंडिया पे कहाँ आने दीजिए, आने दीजिए, ये सारी कहानी का निचोड़ जो है इंडिया पे ही आएगा। लेट अस वेट। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनिटरी, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले भी इतना ही था इस चीज को लेके। अच्छा, ये दोनों का था, ये नहीं था, चलो अब ये भी हो गया, अच्छी बात है। मंडे को, अच्छा, ये तीनों पार्ट उन लोगों ने मुझसे डिटेल में पढ़ा होगा जिन लोगों ने मुझसे पॉलिटी की बेसिक करी होगी, है ना, शायद आदित्य ने किया, तो वहाँ पे भी मैं इसको बहुत बेसिक जो है पढ़ाता हूँ, बल्कि इससे भी थोड़ा डिटेल पढ़ाता हूँ। वहाँ पे तो मैं फेडरल का जो है उसमें जो है सप्लीमेंट्री कंडीशन, कंपलसरी कंडीशन, वो सब बताता हूँ, जो कि यहाँ पे नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये तो अप्लाइड वाला पार्ट है, तो यहाँ तो मैं अप्लाइड बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग को ये समझना होगा यहाँ पे कि जो फेडरल या जो फेडरल और जो कॉन्फेडरल दोनों का लगभग कैरेक्टर एक ही जैसा होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो फेडरल और कॉन्फेडरल का क्या कैरेक्टर होता है और यूनिटरी का क्या कैरेक्टर होता है, और इंडिया जो है वो कॉन्फेडरल है कि फेडरल है कि यूनिटरी है, ये समझना होगा हम लोगों को। ठीक, तो पहले तो हम ये समझेंगे कि कॉन्फेडरल क्या होता है और कॉन्फेडरल और फेडरल के कैरेक्टर क्या होते हैं, फिर हम यूनिटरी के कैरेक्टर देखेंगे, फिर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वैल्यूज को देखेंगे या उनके कैरेक्टर को चेक करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि इंडिया जो है कैसा है। बात समझ में आ रहा है? तो आप एक हेडिंग बना लीजिए, आगे आप एक हेडिंग बनाइए जहां पे कैरेक्टर्स ऑफ, या फीचर्स लिखिएगा कि मेजर फीचर्स ऑफ फेडरल प्लस कॉन्फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, कॉन्फेडरल जैसी कोई चीज रह नहीं गई है ना, वो इट्स दिस कंसेप्ट हैज ऑलमोस्ट गॉन। तो जब मैं फेडरल बोल रहा हूं तो कॉन्फेडरल अपने आप उसमें आ जा रहा है, इस बात को समझ लीजिएगा, आप ये अंडरस्टूड है ना। अब पॉलिटी रहता तो मैं अलग अलग इसको तीनों को कराता, लेकिन यहाँ पे मैं फेडरल कॉन्फेडरल को एक साथ ले रहा हूँ क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कॉन्फेडरल जैसा कोई कंसेप्ट जो है अब बहुत ज्यादा जो है अलाइव नहीं है, तो हम जो है फेडरल पे ही बात करेंगे मेनली। तो फेडरल पे जब हम लोग बात करने जा रहे हैं तो फेडरल गवर्नमेंट जो होती है उसके कुछ सर्टेन जो कैरेक्टर होते हैं, उसमें पहला जो कैरेक्टर होता है वो ये होता है कि कोई भी कंट्री, अगर हम बोल रहे हैं कि वो फेडरल कंट्री है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि देयर शुड बी द मिनिमम 2 टियर और 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अगर कोई कंट्री फेडरल होनी है तो पहला कैरेक्टर ये होता है कि कम से कम जो है 2 स्तर में सरकार होना चाहिए। वन इज द यूनियन एंड द सेकेंड इज द स्टेट गवर्नमेंट, या सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि इसका इनहेरेंट पार्ट होता है क्लियर डिवीजन ऑफ पावर। क्लियर डिवीजन ऑफ पावर होगा ही नहीं,
जब तक जो है दो मिनिमम टीयर नहीं होगा तब तक आप पावर डिवाइड कैसे करेंगे? देयर शुड बी द टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट, समटाइम इट इज नोन एज द डुअल गवर्नमेंट, राइट? डुअल गवर्नमेंट मीन्स one government at the center and other at the state level. ये तो मिनिमम होगा, 3 टीयर भी हो सकता है बट मिनिमम 2 टीयर होना चाहिए. दैट इज दी फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन ये है कि कोई भी कंट्री तभी फेडरल हो सकती है जब उसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो. क्या हो? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, लिखित संविधान हो. जब तक लिखित संविधान नहीं होगा तब तक क्लियर डिवीजन ऑफ पावर नहीं हो सकता. बात समझ रहे नहीं समझ रहे? क्योंकि कन्वेंशन के बेसिस पे जो है पावर को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, पावर को जो है सेपरेट नहीं कर सकते हैं. समझ रहे नहीं इस चीज को? तो द सेकेंड कंडीशन ऑफ द और द सेकेंड मेजर फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर आप ये समझ लीजिए कि फेडरल गवर्नमेंट अगर कहीं नाम आता है किसी कंट्री के आगे तो आप ऑटोमेटिकली इस चीज को जो है क्या करिएगा? एज्यूम कर लीजिएगा कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन ही होगा. अच्छा, यूनिटरी गवर्नमेंट में मैंने एग्जांपल नहीं लिखवाया आपको, आप एग्जांपल एक ब्रिटेन लिख लीजिएगा, फ्रांस भी है, ठीक है? ब्रिटेन और फ्रांस दोनों, वो मेरे दिमाग से उतर गया था. और दूसरा एक और चीज मैं आपको नहीं बता पाया उसमें जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, वो इंपॉर्टेंट ये है कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो ऐसे जगह के लिए सुटेबल होता है जहां ज्योग्राफिकल साइज छोटा हो और सोसाइटी होमोजीनियस हो. ठीक है? तो वैल्यू कन्फ्लिक्ट के चांसेस कम रहते हैं. एथिक्स में पढ़ रहे होंगे ना आप लोग, वैल्यू कन्फ्लिक्ट होता है ना? वेरी गुड. नेक्स्ट, clear division of power between सेंटर एंड स्टेट. राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है इसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है भाई, क्लियर है? Now, what is the next? अच्छा, ये क्लियर डिवीजन ऑफ पावर जो होता है बिटवीन सेंटर स्टेट, इसमें अलग अलग लिस्ट होता है, पता ही होगा, मैंने आपको पहले ही बताया. यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट होता है ना? तो ये चीज होता है. नेक्स्ट, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल गवर्नमेंट में वो रिजिड होता है. ठीक है? तो देयर इज द कंसेप्ट ऑफ द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है यानी कि कठोर संविधान होता है. तो इसके आगे एरो बना के आप लिख सकते हैं कि डेफिनिट एंड डिफाइंड मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. डेफिनिट एंड डिफाइंड मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, कहने का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है. इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते. उसको चेंज करने के लिए कुछ डेफिनिट और डिफाइंड मेथड है. जब तक उन डेफिनिट और डिफाइंड मेथड को आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी तरह का अमेंडमेंट नहीं ला सकते. यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो अमेंडेबल नहीं होता है, और होता भी है तो क्या होता है? डिफिकल्ट होता है उसको अमेंड करना. क्योंकि जो इसके मतलब फेडरल गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको जो चेंज करने का जो डेफिनिट और डिफाइंड मेथड होता है वो बहुत ही स्ट्रिंज होता है, वो आसान नहीं होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है. जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को आसानी से बदला ना जा सके तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है. अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है तो सुप्रीम भी होगा. भाई एक बात बताइए, अपने से मजबूत आदमी को मारना आसान है कि अपने से कमजोर आदमी को मारना आसान? ऑब्वियसली कमजोर आदमी को मारना आसान है. तो यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मजबूत है तो उसको चेंज करना जो है बहुत मुश्किल है. यानी अगर ये चेंज नहीं हो पा रहा है इसका मतलब ये मजबूत है, सीधा सा बात है.
तो यहां पे देयर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। यहां पे क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी होता है, यानी कि क्या होता है कि संविधान की सर्वोच्चता होती है। मीन्स संविधान से ऊपर यहां पे कोई नहीं होता है, सर्वोपरि होता है संविधान। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? चलिए, वेरी गुड। ये कर लिया आपने? मिटा दूं इसको? वर्तिका, डन? नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, और एक और कैरेक्टर होता है यहां पे कि यहां पे जो होता है डुअल सिटीजनशिप होता है। क्या होता है? डुअल सिटीजनशिप होता है, दोहरी नागरिकता होती है। यानी कि एक ही आदमी के पास सेंटर का भी सिटीजनशिप होगा और स्टेट का भी सिटीजनशिप होगा। मींस एट द सेम टाइम a single person or one person will be the citizen of the center as well as the state। वह एक केंद्र का भी नागरिक होगा और राज्य का भी नागरिक होगा, बल्कि पहले वो राज्य का नागरिक होगा तब वो केंद्र का नागरिक होगा। तो स्टेट को ज्यादा जो है प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है? वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। डोमिसाइल हमारा हो सकता है, हमारा निवास कहीं भी हो सकता है। डोमिसाइल मीन्स निवास, तो हमारा डोमिसाइल किसी भी स्टेट में हो सकता है। बट इफ यू टॉक अबाउट द सिटीजनशिप, देन वी हैव दिस सिंगल सिटीजनशिप, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। डजंट मैटर, ठीक है, कि किस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड इज द बाईकैमरल लेजिस्लेचर। बाईकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, द्विसदनात्मक जो है कंसेप्ट होता है। इसके अंदर दो सदन होते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी फेडरल कंट्री होते हैं, जैसे अमेरिका फेडरल कंट्री है, तो वहां पे क्या है? दो है। कौन कौन सा है? हाउस ऑफ, हेलो, हाउस ऑफ, पटक पटक के मारूंगा, बता रहा हूं मैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और हाउस ऑफ कॉमन्स तो ब्रिटेन में होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड तो ब्रिटेन में होता है। हाँ, क्या होता है? ठीक से सोच के बताइए। कांग्रेस तो उनका पार्लियामेंट है भाई। हाउस ऑफ सीनेट, या आप खाली सीनेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, खाली सीनेट बोल सकते हैं। क्या मेमोरी एकदम घास चरने चला गया क्या सबका? इतना पढ़ाता हूँ, दो दो तीन तीन चार चार बार ये सारी चीजें करा चुका हूँ। तो द्विसदनात्मक कंसेप्ट होता है, जहां पर एक जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है और दूसरा जो होता है सीनेट होता है। यहाँ पे जो है ये अपर हाउस होता है और ये लोअर हाउस होता है। यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट होकर लोग आते हैं और यहाँ पे मिक्स होता है कंसेप्ट। ठीक है, वो उसमें मत जाइए कि कैसे होता है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ जहां पढ़ाना है मुझे। ठीक है, इसके बाद अगर आप इंडिया में भी देखेंगे तो ऐसे ही है, राज्यसभा और लोकसभा। ओके, तो क्या होता है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, बाई कैमरल कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यहां पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है। न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि यहां पे जो स्टेट होता है, उस स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। स्टेट्स कैन हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, द स्टेट कैन हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य के पास अपना संविधान हो सकता है। लिख लीजिए हिंदी में, राज्य के पास अपना स्वयं का संविधान हो सकता है। और सबसे लास्ट जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नो स्टेट कैन सीसीड फ्रॉम दी
फेडरेशन और सेंटर। नो स्टेट कैन सीसीड फ्रॉम द यूनियन और फेडरेशन। कोई भी राज्य जो है वो संघ से अलग नहीं हो सकती, चाहे भी तब भी नहीं हो सकती। ठीक, तो दीज आर द फ्यू कैरेक्टर्स ऑफ द फेडरल और कॉन्फेडरल। अब कॉन्फेडरल में ये चीज थोड़ा बदल जाता है, जो लास्ट वाला है सीड वाला पार्ट, लेकिन कॉन्फेडरल ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो बस अब एक कंसेप्चुअल जो है वो है। हाँ मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे करता है ये थोड़ा सा, जैसे आप देखेंगे तो मैं से बताऊँ यूरोपियन यूनियन हो गया या बाकी, वो कंसेप्ट दिखता तो है बट इसका बहुत ज्यादा कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं रह गया है, खासकर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर था एक बहुत ही अच्छा कॉन्फेडरेशन था वो, लेकिन उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद और खासकर उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद तो ऐसा मैसेज चला गया इसका कोई मतलब ही नहीं है। उसके अंदर इतना पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट होता है, इतना इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है, और उसके बाद जो है जब स्टेट चाहे वो छोड़ के चली जाए तो नॉट गुड, कंसेप्ट बहुत अच्छा नहीं है। चलिए, कई बार लोगों को लगता है ना कि मतलब यूएसएसआर जो है उसका जो डिसइंटीग्रेशन हुआ वो उसके कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कंसेप्ट के कारण हुआ, वो इसका बहुत बड़ा रीजन नहीं था ना, नहीं है ये। पीपल यूज टू एज्यूम दिस कि सोशलिस्टिक मॉडल ऑफ इकोनॉमी था, ऐसा नहीं था कि उसके कारण वो डिसइंटीग्रेट हुआ। देयर आर अदर सेवरल रीजन्स, ठीक है। अब उसमें मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि अमेरिका का क्या रोल था, किसका क्या था, वी आर नॉट गोइंग टू एंटर इनटू दैट पार्ट नाउ। द यूनिटरी कैरेक्टर, हेडिंग बना लीजिए, मेजर फीचर्स ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट। मेजर फीचर्स ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट। मेजर फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, हिंदी में लिख लेंगे इसको, एकात्मक सरकार के प्रमुख लक्षण। एकात्मक सरकार के प्रमुख लक्षण, ठीक है। तो अगर आप जो है यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करेंगे, ठीक है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है कि देयर इज दी सिंगल सिटीजनशिप। क्या होता है? सिंगल सिटीजनशिप होता है, राइट। क्या होता है? सिंगल सिटीजनशिप होता है, मतलब एकल नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता नहीं होती है। नेक्स्ट, दी सेंटर इज वेरी स्ट्रांग, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि सेंटर इज पॉलिटिकली स्ट्रांग, ठीक है। जो केंद्र होता है वो पॉलिटिकली स्ट्रांग होता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक ही संविधान होता है, राइट। और चूंकि यहां पे मैंने आपको बता दिया कि सेंटर इज पॉलिटिकली स्ट्रांग, तो दे कैन ऑल्टर द बाउंड्री एज वेल एज दे कैन क्रिएट और डिस्ट्रॉय अ स्टेट। मैं इसको लिखाने नहीं जा रहा हूं अलग से, ठीक है। और कोई कैरेक्टर बताइए। हाँ हाँ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब ही नहीं आता है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा बात है। इसलिए डिवीजन ऑफ पावर की जरूरत नहीं कि जो रहता है वो सब सेंटर के पास रहता है, सेंटर जितना चाहता है अपनी सुविधा के हिसाब से आपको दे देता है। वेरी गुड, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, यही मैं सुनना चाहता था। दिस इज द टर्म आई वांट टू, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यहां पे जो पार्लियामेंट होती है उसकी सुपरमेसी होती है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पे? पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। There is the concept of the integrated judiciary. There is the concept of the integrated judiciary, but judiciary यहां पे जो है बहुत ही पावरफुल नहीं होती है। इंडिपेंडेंट तो होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट बहुत पावरफुल नहीं होती है, क्योंकि जो जुडिशरी है, अब देखिए इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। जुडिशियल एक्टिविज्म सुनते हैं ना,
जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू जिस तरह से जुडिशरी फेडरल कंट्रीज में रोल प्ले करती है, जुडिशियल एक्टिविज्म शो करती है, उस तरह से यूनिटरी गवर्नमेंट में जुडिशियल एक्टिविज्म प्ले नहीं कर सकती। यानी कि जो जुडिशरी होती है यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर, दैट जुडिशरी इज बाउंड टू डिलीवर द डिसीजन और टू डिलीवर द वर्डिक्ट ओनली ऑन द स्पेसिफाइड सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट्स उसको दिए गए हैं, जो पार्लियामेंट ने उसको सब्जेक्ट्स दिए हैं, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर वो डिसीजन ले सकता है। उसके पास जो है सुओ मोटो या जुडिशियल रिव्यू या क्या कह सकते हैं आप कि उनके पास जो है जुडिशियल एक्टिविज्म का इस तरह का या जुडिशियल रिवीजन जो आप बोलते हैं, सुओ मोटो जो आप बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो आप बात करते हैं, ये सब पावर उनके पास नहीं होता है। स्पेसिफाइड सब्जेक्ट होता है और उन्हीं स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहां पे जुडिशरी डिसीजन लेती है। बात समझ रहे हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? क्या इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ये जुडिशरी का? नहीं है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे फेडरल जो गवर्नमेंट होता है वहां पे जुडिशरी के जो जुरिस्डिक्शन होते हैं वो ओरिजिनल भी होते हैं, एपिलेट भी होते हैं, है ना। उसके अलावा क्या क्या बताया था मैंने आपको, एडवाइजरी भी होता है, कई तरह के जुरिस्डिक्शन होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है और उसी में परफॉर्म करना होता है। ठीक, क्लियर है ये चीज? तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट। अब बात करते हैं इंडिया की। ठीक, वैसे इंडिया एक ऐसी खिचड़ी है जिसने दोनों को पका रखा अपने अंदर, है ना। हाँ, तो ये खिचड़ी नहीं है। तहरी खाया तुम लोगों ने? नहीं खाया कभी? खाया नहीं खाया है? खिचड़ी खिचड़ी नहीं, तहरी। तहरी खाया कभी? नहीं खाया? मेरे घर आना में खिलाओ। बिरयानी खाया? वेज बिरयानी, वेज पुलाव, सारी सब्जियां, मसाले, चावल, है ना, वो सब डाल दिया जाता है। मतलब तहरी जो होता है गरीबों का पुलाव होता है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा कंसेप्ट होता है खाना बनाने का जिसमें जो है सब कुछ एक साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो यूनिटरी और फेडरल दोनों के वैल्यू को एकोमोडेट करके रखा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? दोनों के जो है वैल्यूज को एकोमोडेट करके रखा है, दोनों को साइमल्टेनियसली कैरी करता है। इट इज द ब्यूटी, इज द ब्यूटी ऑफ दिस पॉलिटिकल सिस्टम, है ना। और इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को या इस तरह के मॉडल को इंडिया जैसा सोसाइटी ही एक्सेप्ट कर सकता है और कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? बड़ी मतलब विविध प्रकार की जो है मतलब बड़ी विविधता हमारे सोसाइटी में। हम जो है अमेरिकन के वैल्यूज को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम फ्रेंच वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम इस्लामिक वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम जो है ब्रिटेन के वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। समटाइम वी एक्सेप्ट द वैल्यूज ऑफ अफ्रीकन ऑल्सो। तो वो रिच से रिच और जो है पुअर से पुअर वैल्यू हो, ठीक है, उसको हम जो है बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट टॉलरेंट एंड अकोमोडेटिव कंट्री, ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट टॉलरेंट एंड दी अकोमोडेटिव कंट्री, जिसने जो है हर तरह के, उसने एक ही टाइम में साइंस को भी एक्सेप्ट किया है, टेक्नोलॉजी को भी एक्सेप्ट किया है, और आज भी साइंटिस्ट की गाड़ी में नींबू मिर्च लगता है को भी उसने एक्सेप्ट किया है। आप समझिए, एक साइंटिस्ट है जो इसरो में जाके रिसर्च कर रहा है और जब उसकी गाड़ी घर पे खरीद के आती है तो पहले नारियल फोड़ी जाती है। इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है इस वैल्यू का, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। द स्पेक्ट्रम ऑफ वैल्यू इज सो हाई। एक ही टाइम में वो साइंटिस्ट है और वो गॉड के पावर को चैलेंज कर रहा है लैब में जाके, और बाहर निकलने के बाद जो है देख रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं भगवान की मूर्ति पे कोई धूल आ गया हो, तो अपने निकाल के रुमाल से पहले गाड़ी पे साफ कर लेता है। ठीक है भैया, गणपति पप्पा मोरया है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग इंडिया की। वर्तिका बहुत दुखी लग रही हो, क्या था जो खो गया है? नहीं तो बोलो गीता में चले जाए। क्या लेकर आई हो? अरे कोई प्रेशर नहीं, हम लोग खाली प्रेशर लेते हो, काम करो प्रेशर नहीं रहेगा, है ना। अभी तो जिंदगी शुरुआत नहीं हुई, अभी से प्रेशर ले रहे हैं। सी, इंडिया जो होता है उसके अंदर
सर्टेन फेडरल कैरेक्टर भी होता है और सर्टेन जो है यूनिटरी कैरेक्टर भी होता है। तो बात करते हैं हम लोग कि वो फेडरल कैरेक्टर कौन कौन से इंडिया में होते हैं और यूनिटरी कैरेक्टर जो है इंडिया में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है फेडरल कैरेक्टर कौन कौन सा होता है और यूनिटरी जो होता है वो कैरेक्टर कौन कौन सा कैरी करता है। एक बात आप समझ लीजिए कि इंडिया जो है, भारत जो है, उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया गया वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फेडरल बनाया गया। कुछ कैरेक्टर्स यूनिटरी उसके अंदर इम्बाइब किए गए। ठीक है, तो मेरी बात जो है ध्यान से सुनिएगा कि दी फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज फेडरल and certain unitary values were imbibed into that structure for the special purpose or special circumstances, right? तो जो आप यूनिटरी बात करते हैं वो एक कैरेक्टर है उसका छोटा सा, और स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह का है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो बिल्डिंग बनाई गई है वो फेडरल है और इस पूरे बिल्डिंग के अंदर एक कोई छोटा सा पार्ट है जो यूनिटरी रखा गया है। अदरवाइज जो है ओवरऑल ये कैसा है, फेडरल है। इसीलिए जब इसका नाम भी कोई लेता है, जब भी कोई स्कॉलर इसका नाम लेता है तो बोलता है क्वासी फेडरल, क्वासी यूनिटरी नहीं बोलता है, क्या बोलता है, क्वासी फेडरल है। यानी कि फेडरल तो है पर इसका सर्टेन ओरिएंटेशन जो है वो यूनिटरी की तरफ भी है। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कोई आदमी जो है एकदम भयंकर काला है ना, रेसिज्म नहीं भाई, ये रेसिज्म होना, भयंकर कोई काला है और उसका सिर्फ बाल सफेद हो तो उसको क्या कहोगे, उसका कलर या कॉम्प्लेक्स कैसा है, ब्लैक ही बोलोगे। मतलब ये एग्जांपल मत कोट कर देना, थोड़ी पिटाई होगी है ना, थोड़ा सा रेसिस्ट हो जाता है ये, ऐसा आई एम नॉट साउंडिंग दैट मच रेसिस्ट, बट कह रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि एक आदमी जो है भयंकर काला है ना, उसके बाल पूरे वाइट है तो वो आदमी क्या है, वो ब्लैक ही तो है, नॉट वाइट, है ना। तो दैट इज दी, तो फेडरल ही है कुछ यूनिटरी कैरेक्टर। अब फेडरल कैरेक्टर कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो फेडरल में सबसे अगर आप पहली बात करेंगे तो इंडिया में क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ लिखित संविधान है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका कैरेक्टर है, ऑब्वियसली फेडरल है। सेकेंड, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, हाँ, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई माना जाता है क्या, नहीं माना जाता। तो ये किसका कैरेक्टर है, ऑब्वियसली फेडरल का है। कुछ अलग होता, अलग होगा तो बताइएगा। अब देखिए हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट रिजिड है और कुछ पार्ट जो है वो फ्लेक्सिबल है। यानी कुछ पार्ट तो रिजिड है ना, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है मींस सर्टेन पार्ट्स आर रिजिड, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन को सिंपल मेजॉरिटी से चेंज किया जा सकता है और कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ जो है आर्टिकल 368 के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ जो है किया जा सकता है उन प्रोविजन को चेंज। या कुछ प्रोविजन तो ऐसे हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स के कुछ सेक्शन हैं, ठीक है, जिनको बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा जाए तो चेंज करना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, रिजिड है भाई, है ना। जो भी प्रोविजन या जो भी आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ अटैच है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो पार्ट बहुत रिजिड है। इनफैक्ट यूएस से भी ज्यादा रिजिड आप बोल सकते हैं ना, आप उसको टच ही नहीं कर सकते। आप चेंज कर भी देंगे तो जुडिशरी उसको वैलिड नहीं मानेगी। ठीक, हमारे यहाँ यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है कि नहीं है। यूनियन को पावर मिला हुआ है, स्टेट को पावर मिला हुआ है। यूनियन अपने जो है सब्जेक्ट पे कानून बनाती है, स्टेट अपने सब्जेक्ट पे कानून बनाता है। हाँ, स्टेट के कुछ सब्जेक्ट पे यूनियन कानून बना सकती है बशर्ते उसको, लेकिन उसके लिए भी काउंसिल ऑफ स्टेट से क्या करना होगा, अप्रूवल लेना होगा, देन ओनली दे कैन मेक द लॉ, देन देयर इज द डिवीजन ऑफ पावर। हम कह सकते हैं कि देयर इज नॉट अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर बट स्टिल देयर इज द डिवीजन ऑफ पावर।
तो शक्तियों का विभाजन है भाई, डिवीजन ऑफ पावर है, अच्छी बात है। अब एक बात मुझे बताइए, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड, यूनिफाइड और इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट है उसके डिसीजन में किसी तरह का कोई लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस होता है क्या, या उससे वो इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेते हैं क्या? सही में तो लेते हैं क्या? तो नहीं लेते हैं। तो क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसके बाद आप देखेंगे तो हमारे यहां भी जो है क्या है, बाई कैमरलिज्म है कि नहीं है? हेलो, बाई कैमरलिज्म है कि नहीं है? हमारे यहाँ क्या है, लोकसभा है और राज्यसभा है ना भाई, बाई कैमरलिज्म है। और हमारे यहाँ जो है 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं है ना भाई? द्विस्तरीय सरकार है, 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, इनफैक्ट 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है ना? कहीं कहीं 2 टियर भी है और कहीं कहीं 3 टियर भी है। कहाँ 2 टियर है? यूनियन टेरिटरी, वहां स्टेट का कंसेप्ट ही नहीं है भाई ठीक है, मिनिमम 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है हो सकता है, या हमारे यहाँ तो 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए अब यूनिटरी की बात करते हैं। भाई यूनिटरी भी कुछ है कि नहीं अपने यहाँ, देखते हैं कि नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप है कि नहीं है? हाँ, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है, यानी कि इसका ये वाला पार्ट जो है कैरी नहीं करता है इंडिया। ठीक है, वो सिंगल सिटीजनशिप को कैरी करता है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग सेंटर जो इन्होंने बताया, सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? बिल्कुल है। वी हैव द पावर टू अल्टर द बाउंड्री और द सेंटर कैन क्रिएट और डिस्ट्रॉय स्टेट, राइट? उसके एग्जिस्टेंस जो है स्टेट का, ठीक है, दैट इज बिट कंडीशनल, बट पावर उसी के हाथ में होता है, पार्लियामेंट के हाथ में ही होता है। थोड़ा बहुत कंडीशनल है, बट अल्टीमेटली जो है पावर किसके हाथ में होता है? सेंटर के हाथ में होता है। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे कि सेंटर और कैसे मजबूत होता है, जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है उस कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर जितने भी सब्जेक्ट दिए होते हैं उस पर जब भी कंफ्लिक्ट होता है देन सेंटर विल प्रिवेल, ऐसा लिखा रहता है कि सेंटर को ही एडवांटेज मिलेगा। स्ट्रांग हो गया ना सेंटर। ठीक, क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट इज द सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं है? फेडरल में क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग हो सकता है, यूनियन का अलग और स्टेट का अलग, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एक एक्सेप्शन था जम्मू एंड कश्मीर और वो भी खत्म हो गया। ठीक है, तो वी हैव दी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देखिए कॉमन ऑल इंडिया सर्विस होता है हमारे यहाँ। कॉमन ऑल इंडिया सर्विस का मतलब क्या हुआ कि सेंटर के लिए कौन डिसाइड करता है, ऑफिसर, सॉरी स्टेट के लिए कौन डिसाइड करता है? ऑल इंडिया सर्विसेज में जो एडमिनिस्ट्रेटर जाते हैं दे आर द डिस्ट्रिक्ट हेड। आप चीफ सेक्रेटरी देखिए जो स्टेट का होता है, सब आईएएस होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज वाले होते हैं ज्यादातर, और वो कहां से जाते हैं? सेंटर से जाते हैं। तो आपको जो है यूनिटरी कैरेक्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इंडिया में ये यूनिटरी कैरेक्टर है। उसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर जो है सेंटर का लेजिस्लेटिव हेड, स्टेट का लेजिस्लेटिव हेड होता है, सॉरी पॉलिटिकल हेड होता है एक तरह से आप कह सकते हैं, बट इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंटर करता है। तो यूनिटरी कैरेक्टर दिखा ना, केंद्रीकरण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसके अलावा जो है
फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगर बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ दिया जाए या कुछ प्रोविजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रोविजन जो है सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर रिजिडिटी है तो साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी है, फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है, ये यूनिटरी कैरेक्टर है। उसके अलावा जो है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑफ स्टेट, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑफ स्टेट ऑन सेंटर, तो जो राज्य होता है उसका सेंटर के ऊपर जो वित्तीय निर्भरता होती है वो भी होता है। उसके बाद यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, वहां पे भी जुडिशरी यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड होती है, इंडिया में भी है। नाउ सी, अब इंडिया जो है कुछ वैल्यू जो है क्या कर रही है, फेडरल कैरी कर रही है, और कुछ वैल्यू जो है वो यूनिटरी कर रही है। बट ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो कर रही है ये इसका जो है स्ट्रक्चरल वैल्यू है। क्या है, स्ट्रक्चरल वैल्यू, यानी कि स्ट्रक्चर वाइज जो है वो इंडिया क्या है, फेडरल है, और उसके कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ कैरेक्टर्स कैसे हैं, यूनिटरी हैं। और ज्यादातर जो यूनिटरी कैरेक्टर दिखते हैं वो एक्सेप्शनल केसेस में दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, एक्सेप्शनल केसेस में दिखते हैं, ज्यादातर बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हमेशा। तो जो रूलिंग है हम लोगों का, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है जो होता रहता है, उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप देखेंगे कि फेडरल वैल्यू को ही कैरी किया जाता है। बट अगर कोई इमरजेंसी प्रोविजन आ जाता है या कोई एक्सेप्शनल जो है केस आ जाता है तो वहां पे यूनिटरी कैरेक्टर भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो आप लास्ट में क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, आप लास्ट में लिख सकते हैं कि द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम is federal in character, federal in structure, is federal in structure and unitary in character, and unitary in certain characters, लिखिए in certain characters। हिंदी में लिखेंगे कि भारत की राजनीतिक संरचना मूल रूप से संघात्मक है, जबकि इसमें कुछ लक्षण एकात्मक भी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया का जो मॉडल है वो कॉन्फेडरल है कि फेडरल है कि यूनिटरी है, तो कैसा है, इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ दी फेडरल एंड दी यूनिटरी। ठीक है, सर्टेन वैल्यू जो है इसके, सर्टेन पॉइंट क्लियर है। अब कल से हम लोग बात करेंगे कि मतलब कल तो पहले मैं इसके कुछ लिटरेचर है वो मैं आपको जो है पीपीटी के थ्रू लिखा दूंगा, है ना, मैं पीपीटी चला दूंगा, आप लोग उसको लिखेंगे, राइट। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन एंड दी लेजिस्लेटिव रिलेशन। और उसके बाद जो है बाद में हम लोग फाइनेंस कमीशन और जो रिसेंट ट्रेंड्स है, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर, उसके बाद जो है गवर्नर, और इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें, है ना, ये चीज। तो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। कल मिलेंगे हम लोग टाइम पे।